वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं जो कि पावर इक्वेशन को ड्राइव किया, मैंने एक लेक्चर अलग बनाया, यहाँ पर मैंने बना रहने दिया है ताकि रेफरेंस रहता है। और जब आप एक वीडियो देखते हैं तो दूसरी चीज़ें भी अगर कोई रेफरेंस में मैं बात करूँ तो वो आपको देखने को वहीं के वहीं मिल जाती है। क्लासरूम जो इफ़ेक्ट है या क्लासरूम में जो मैं लेक्चर देता हूँ तो उनकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उनका यही फ़ायदा है कि आपको एक ही जगह पे एक ही वाइट बोर्ड पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। पुराना रेफरेंस भी अगर कोई देना हो तो मैं इसलिए उनको बना के रखता हूँ। ये मैंने इक्वेशन ड्राइव की थी, आपको अलग से लेक्चर अगर आपने पढ़ा होगा तो समझ आ जाएगा, वरना अगर ये वाली वीडियो आपको अचानक देखने को मिली तो फिर आप फिर भी ये वाली बात भी समझ जाएंगे क्योंकि ऊपर हेडिंग तो लिखी हुई है। और ये इतनी मैथमेटिक्स तो आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये मैंने कहो कि निशानदेही कर देता हूँ कि ये इस तरह होता है, वरना आपको बहुत से लोगों को आप लोगों को पता है और आजकल के बच्चों को तो बहुत ज़्यादा मालूमात होती है और हर चीज़ उनकी एक्सेसिबिलिटी बड़ी हाई है हमारे मुकाबले में। तो हम तो दाखिला भी एमएस में लेना होता था तो फिर एनईडी के बाद जो है ख़त लिखते थे लंबे लंबे, हमें थोड़ी पता होता था कहाँ से क्या करना है। अमेरिकन सेंटर जाके बैठो लाइब्रेरी में, वहाँ पर आप सबके एड्रेस नोट करो, नोट करने के बाद उनको हम लोग ख़त लिखते थे। ख़त लिख करके पूरा पूरा पलंदा फ़ोटो स्टेट कापी करके भेजते थे। फ़ोटो स्टेट भी तो नहीं होता था ना 70s में, तो टाइपिंग वाली कापी करके बस रोड पे, और उसके बाद जो है उनको भेजो। उसके बाद 2 महीने बाद जवाब आएगा, फिर 1 साल 2 साल पहले से करना शुरू करो तब जाके कहीं मामला बनता था। थर्ड ईयर के से पहले से भी शुरू हो जाते थे जिनको वाकई जाना होता था। तो इस तरह से दाखिला लिया जाता था, मैंने भी लिया 3-4 यूनिवर्सिटीज़ में। तो बात यह है कि अब आप लोगों को बड़ी आसानी है तो कुछ थोड़ा सा मैथमेटिक्स पे भी तवज्जो करें तो अच्छा है। तो ये लेक्चर बहुत छोटा सा है, इसमें मैंने इसीलिए थोड़ी सी तमीज़ कर दी कि क्यों ज़रूरी है सारी चीज़ें। देखिए ये जो है ये बना हुआ अब जो है ये ये जो है ये भी जनरेटर का कैपेबिलिटी कर्व है। आपको पता है जनरेटर या अल्टरनेटर जो भी है 2 किस्म के आपको पावर देता है, एक्टिव और रिएक्टिव। आपका लोड अगर रिएक्टिव है ये वाला तो ये आपको रिएक्टिव पावर फीड करता है जनरेटर, और उसी से पावर फैक्टर भी उसका कम ज़्यादा होता है। और दूसरे ये कि जो लाइन है वो भी आपको पता है, ट्रांसमिशन लाइन ट्रांसफार्मर ये सब भी सब इनहेरेंटली जो है ये सारे के सारे ही इंडक्टिव रिएक्टिव टाइप के लोड्स या कहना चाहिए इक्विपमेंट हैं। तो वो सारे के सारे रिएक्टिव इंडक्टिव रिएक्टिव काइंड ऑफ रिएक्टेंस ऑफर करते हैं सिस्टम को। तो उसके लिए भी रिएक्टिव पावर चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स जो पैदा होती है मोटरों को चाहिए। तो वो कैसे होता है वो आपको शुरू से मैं बता रहा हूँ कि जो ये ग्राफ होता है और ये जो कर्व होता है, जो वेक्टर डायग्राम है, इसमें जो डेल्टा एंगल है इससे तो कंट्रोल होता है पावर। एक्टिव पावर जब कहा जाए तो एक्टिव, और जब रिएक्टिव कहें तो रिएक्टिव पावर कह लें, उसको खाली पावर ना कहें। और अगर रिएक्टिव पावर है तो वो उसका ताल्लुक वोल्टेज के मैग्नीट्यूड से है। जहाँ वोल्टेज ज़्यादा है उधर से दूसरी तरफ जो है वो रिएक्टिव पावर फ्लो होगा। अगर वोल्टेज कम कर देंगे तो दूसरी तरफ से आ जाएगा। तो इसको जब किसी और तरह से दूसरे अल्फाजों में बयान करें तो आपको पता है कि जो इंडक्टिव रिएक्टिव का जो फ़र्क मैथमेटिकली और वेक्टर वाला है वो सिर्फ ये है कि वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। उनका जो करंट होता है वोल्टेज से अगर रेफरेंस लें तो वो अपोजिट एक दूसरे के बनेंगे। वो किस तरह, वो आपको पता ही है कि वो इस तरह कि अगर आप जो है यहाँ पर एक ले लें, फ़र्क करो कि ये आप वोल्टेज ले लें और आप कहें कि मेरा लोड जो है इंडक्टिव है, तो वो जो इंडक्टिव करंट है वो इससे पीछे होगा या 90 डिग्री पीछे होगा, ये आई एल होगा। और अगर आप वो कहें कि भाई मेरा लोड कैपेसिटिव है तो वो लोड जो है 90 डिग्री उसका वेक्टर आगे बनेगा। इसकी पूरी इक्वेशन है आप लोगों को, जो मैक्सिमम जो शुरू की इक्वेशन है फैराडे लॉ वाली, इज इक्वल टू मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, उससे ये ड्राइव हो जाते हैं दोनों चीज़ें। अगर आप किताब में देखें तो ये चीज़ ये इसका बेसिक है। तो मैं कह रहा हूँ कि जब रिएक्टिव पावर जा रहा है और रिएक्टिव पावर आ रहा है एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसका मतलब ये भी तो एक तरह से हो गया कि एक रिएक्टिव और एक एक्टिव नहीं, एक रिएक्टिव इंडक्टिव रिएक्टिव है और एक जो है कैपेसिटिव रिएक्टिव है। तो वो इसी बुनियाद पे यही ये बनाना मेरा इसलिए ज़रूरी था ताकि आपको ये बताऊं कि अब जनरेटर का जो कैपेबिलिटी कर्व है वो इसी बुनियाद पे बनता है। अब ये जो आई एल है, ये जो रिएक्टिव पावर है, ये मैंने यहाँ शो कर दी रिएक्टिव पावर। पी हमेशा पॉजिटिव होगा, पी कभी निगेटिव नहीं है। पी की डायरेक्शन जो है वो एंगल से चेंज हो रही है, लेकिन निगेटिव उसमें कंसेप्ट वेक्टर डायग्राम के हिसाब से या एक्टिव और रिएक्टिव की जब डायग्राम बनाते हैं तो पी हमेशा पॉजिटिव है, दोनों क्वाड्रेंट ये पॉजिटिव है पी के लिए। लेकिन क्यू में अगर इधर इस साइड पर है तो ये इंडक्टिव है
और इस साइड पे है तो कैपेसिटिव है। तो आमतौर पे कैपेसिटी को नेगेटिव साइड पे बनाते हैं। ये एक कहना चाहिए कन्वेंशन है, ये एक तरीक़ा कार है, ये एक नोटेशन का सिस्टम है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसका मतलब है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। लेकिन जब करंट के रेफरेंस वोल्टेज के रेफरेंस से बनाएंगे तो आईएल को पीछे बनाएंगे तो इधर आ गया कुदरती तौर पे, और इधर जब कर देंगे तो ये जो है ये हो गया कैपेसिटी। अब मैं इसी को देखो, अगर इसको तो सबको मैं यहाँ पर इसी वोल्टेज वाले को डायग्राम को मैं यहाँ पे ले आऊँ तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ये एक्टिव पावर है ये वाली, और ये वाली रिएक्टिव पावर इससे बनेगी, इससे भी रिएक्टिव बनेगी, लेकिन ये एक दूसरे के अपोजिट होगी क्योंकि करंट से एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अब आप इसको देखें ये कैसे होगा। फिर ये जो क्यू है इसका ताल्लुक तो वोल्टेज से है ना। तो अगर आप देखें कि जनरेटर कैसे काम करता है, अल्टरनेटर ऐसे काम करता है, उसके अंदर एक रोटर है, रोटर का जो वाइंडिंग है उसको कहते हैं एक्साइटर, यानी उसके अंदर आप वोल्टेज देते हैं डीसी का और इसको घुमाते हैं किसी मैकेनिकल फोर्स से, वो टरबाइन से, पानी से, गैस से, किसी से, विंड से। तो वो जब रोटर घूमता है और उसके ऊपर आपने एक डीसी के मैग्नेट बनाए हुए हैं, डीसी दी हुई है, मैग्नेट बनाए हुए हैं, तो वो जब रोटेंगे तो वो रोटेट करने से स्टेटर के अंदर एक वोल्टेज पैदा होता है और स्टेटर से ही आप करंट लेते हैं। तो ये फेराडे हो गया सिंपल। अब ये जो फोर्स कट कर रही है ये स्टेटर में एक मैग्नेटिक वोल्टेज पैदा कर रही है, वही इक्वेशन बेसिक जो आपने पढ़ी है साइन ओमेगा टी वाली। तो अब क्या होगा इससे कि वोल्टेज को आप कम और ज़्यादा कैसे करेंगे, आप एक्साइटेशन का जो वोल्टेज है उसको अगर कम कर दें तो फील्ड की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक हो जाएगी, वोल्टेज कम हो जाएगा, क्योंकि यही जो फील्ड है इसी की स्ट्रेंथ पे क्या डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज जो स्टेटर में पैदा हो रहा है। तो अगर मैं फील्ड की करंट को कम करूँगा तो क्या होगा, तो वो वोल्टेज कम हो जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स कम है। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि बहुत ही कम कर दूँ, उसकी आखिरी लिमिट तो ये हो जाएगी बिल्कुल ही कम कर दूँ तो वोल्टेज ही ख़त्म हो जाएगा ना। तो वोल्टेज ख़त्म हो जाए जनरेटर काम ही नहीं करेगा। इसका मतलब है कि एक सर्टेन लिमिट तक आप एक्साइटेशन करंट को कम कर सकते हो, उसके आगे तो फिर वो इतनी वीक हो जाएगी कि वो तो उसके अंदर बिजली इतनी पैदा ही नहीं होगी, वोल्टेज की मैग्नीट्यूड भी कम हो जाएगा, उसी हिसाब से फ्लक्स डेंसिटी कम हो जाएगी, फ्लक्स कम हो जाएगा, फ्लक्स जो कट हो रहा है वो कम हो जाएगा, तो यार फिर तो वोल्टेज ही नहीं बनेगा। तो इसका मतलब वो लिमिट हो गया। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि यार बढ़ाते जाओ तो फिर वोल्टेज जब बढ़ जाएगा ये वाला, ये वी बढ़ता चला जाएगा तो यहाँ से रिएक्टिव करंट जाएगा, वी को कम करते जाएंगे तो करंट वोल्टेज कम हो जाएगा, तो बाहर से उसके अंदर पावर आ जाएगी। अब अगर वोल्टेज को मैंने कहा नहीं एक्साइटेशन बढ़ाते जाओ तो ये जो अल्टरनेटर है ये रिएक्टिव कंपोनेंट इंडक्टिव वाले को एब्जॉर्ब करेगा और उससे ये होगा कि ये इसका पावर फैक्टर भी लो हो जाएगा और इसके अंदर एक्साइटेशन करंट भी ज़्यादा करते जाएंगे तो उसकी भी तो लिमिट होगी ना। एक्साइटेशन की भी तो एक वाइंडिंग है ना, वाइंडिंग है तो उसका भी तो एक कैपेबिलिटी है करंट की, हीटिंग इफेक्ट भी तो बढ़ेगा, तो क्या होगा कि फिर वो भी नहीं हो सकता। इसका मतलब है ये कर इस तरह से इतना आइडियलिस्टिक कंडीशन में नहीं हो सकता कि एक्साइटेशन को बिल्कुल कम कर दो, क्यू मैक्सिमम हो जाएगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह यहाँ क्यू ये मैक्सिमम कर दोगे, यहाँ पर ऑपरेट करोगे तो ये मैक्सिमम हो गया तो पी ज़ीरो हो जाएगा। इस पर ऑपरेट नहीं हो सकता ज़ीरो पावर फैक्टर, ठीक है ना। ये तो 90 डिग्री पे भी नहीं हो रहा क्योंकि रिएक्टिव पावर भी देना है, तो ऑपरेट तो होता है 0.9 0.95 या लीडिंग अगर हुआ तो फ़ौरन रिएक्टिव, इतना नहीं उसको लीडिंग करते क्योंकि फिर वही नुकसान हो जाएंगे लीडिंग के जो रिएक्टिव हैं, तो फिर उसको करीब यूनिटी के रन करने की कोशिश करते हैं, यानी एक्सएल और एक्सी, इस एक्सी को लाइन को कैपेसिटेंस लगा के बैलेंस करते हैं। वो सारा फैक्ट डिवाइसेस आ गई पूरी, मेरे 20 के करीब तो लेक्चर हैं उसके ऊपर, वो देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो कैपेबिलिटी ऑफ द जनरेटर ऑफ हैंडलिंग ऑफ पावर है वो उसको देना तो दोनों है कंपोनेंट, एक्टिव भी देना है रिएक्टिव भी देना है, रिएक्टिव मोटरों को देना है, ट्रांसफार्मर को देना है, ये सबको चाहिए रिएक्टिव पावर। उसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स या फ्लक्स नहीं पैदा होगा तो कहाँ से वो काम करेंगे, तो उससे तो टार्क बन रहा है। तो इसका मतलब दोनों चीज़ें देनी है, लेकिन दोनों चीज़ें देने की लिमिट मुकर्रर हो गई। ये मुमकिन नहीं है कि आप प्योरली यूनिटी पर चला दें और कहें कि एक्टिव रिएक्टिव में कुछ भी नहीं दे रहा, खाली मैं एक्टिव पावर दे रहा हूँ, तो ये तो कैसे होगा, फिर मोटर तो चलेगी नहीं। तो एक दोनों तरफ से लिमिट हो गई। ना ये हो सकता है कि आप प्योरली रिएक्टिव इंडक्टिव रिएक्टिव कर दें, ना ही कैपेसिटिव उसको टोटली बना दें, ये भी नहीं होगा, क्योंकि वो मैंने आपको बताया कि वो लिमिटेशन ऑफ द एक्साइटेशन आ गई। इन लिमिटेशन की वजह से ये कर्व इस तरह से नहीं होगा बल्कि दोनों तरफ से ट्रिम हो जाएगा। यानी जब आप इसको ऑपरेट एक्साइटेशन रियल कैपेबिलिटी कर्व बनाएंगे तो यहाँ से ट्रिम हो जाएगा, आप इसके आगे ऑपरेट नहीं कर सकते इसको। इसी तरह यहाँ से ये
ट्रिम हो जाएगा, इसके आगे ऑपरेट नहीं कर सकते। और जो कर्व बनेगा हमारा वो तकरीबन यूँ करके ही होगा। तो ये जो होगा ना, ये होगा कैपेबिलिटी कर्व, ये होगा कैपेबिलिटी कर्व। ना ये बहुत ओवर एक्साइटेशन होगा, क्योंकि एक्साइटेशन करंट बढ़ाएंगे तो हीटिंग इफेक्ट भी होगा और उसके अंदर बहुत ज़्यादा फील्ड पैदा होगी, उससे जो है वो उसके अंदर एक हीटिंग इफेक्ट पैदा होगा, करंट से भी पैदा होगा, इसका ये जो करंट है वो लिमिट हो जाएगा। और यहाँ पर कम इसलिए नहीं करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स कम हो जाएगी और उसके बाद उसकी रिएक्टिव कंपोनेंट उससे कम नहीं कर सकते आप, क्योंकि आगे जो फिर वोल्टेज में प्रॉब्लम आ जाएगा, वोल्टेज कम करने की भी एक लिमिट है। तो ये इसका कैपेबिलिटी कर ये लाल वाला हुआ, और ये जो काला वाला कर मैंने बनाया हुआ है वो समझो आइडियल कंडीशन हो गई ऑफ दी अल्टरनेटर। तो देखिए ये कितना आसान था। और अगर आप इसको एक हेडिंग देखेंगे ना, अल्टरनेटर कैपेबिलिटी कर्व, तो आप, मुझे पक्का पता है कि आप भी मेरी तरह उसको कॉलेज के ज़माने से लेके और आगे छोड़ते ही जाएंगे, जब तक कि कोई एमएस करके कोई ऐसा पावर में करना पड़े, और कोई उस वक्त आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा। इसीलिए मैं थोड़ा सा टच दे रहा हूँ कि अगर कोई एमएस वाले भी बच्चे देखें तो वो इन चीज़ों को से डरे नहीं, इक्वेशन और वेक्टर से मत डरें, इसके बगैर काम नहीं चलने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुछ शेयर कर दें, ख़ासतौर पर जूनियर इंजीनियर्स को ख़ास तौर पे इसको भेज दिया करें। और कोई मेरा कमर्शियल मोटिव नहीं है, आपको पता है, प्योरली ये वॉलंटरी सर्विस है। और आप इस हर चीज़ को कंटिन्यूटी में लेके चलता हूँ, ताकि जो है वो पुरानी नई चीज़ों को सबको लिंक हो जाए। इसका गहरा ताल्लुक इन 3 डायग्राम का तो हर चीज़ से ताल्लुक है। कोई भी चीज़ हो, स्टेबिलिटी, ट्रांजिएंट, स्टेडी स्टेट, वोल्टेज स्टेबिलिटी लिमिट, रोटर एंगल, बस एंगल, सिंक्रोनिज्म, आउट ऑफ स्टेप होना, पावर स्विंग होना, डिस्टेंस रिले का माल ऑपरेशन होना, और ये सारा का सारा जो है ना, हर चीज़ इसके ऊपर डिपेंड करती है। बहुत शुक्रिया।